देखिए परसेप्शन आरोप घोटाला किया कि नहीं किया बात अलग है। लेकिन हवा तो बहुत बही है। उसके बाद उनके शीश महल की बात हुई है। अब केजरीवाल जी ने जितना पैसा खर्चा किया उससे ज़्यादा पैसा तो प्रधानमंत्री के आवास पे खर्चा होता है। लेकिन फिर प्रचार कैसा होता है? और प्रचार तंत्र में दोनों माहिर हैं। केजरीवाल जी की पार्टी भी माहिर है और बीजेपी भी माहिर है। तो ये दोनों बड़े लोगों का क्लैश है ये मैं मानता हूँ। और केजरीवाल जी को तो मैं नरेंद्र मोदी का एकलव्य मानता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को यदि कोई राजनीति में भारी पड़ता है तो केजरीवाल। 5 साल कांग्रेस कहाँ थी? मैं हमेशा कहता हूँ बीजेपी में 10 दुर्गुण हो सकते हैं। बीजेपी की फिलॉसफी से हम वाकिफ नहीं होते, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है। लेकिन बीजेपी में एक अच्छा गुण है, विरोधी पक्ष कैसा होना चाहिए, विपक्ष कैसा होना चाहिए, ये कोई भी बीजेपी से सीखे। केजरीवाल के 10 साल में यदि लगातार रास्ते पे कोई प्रदर्शन करता रहा, केजरीवाल को लगातार घेरता रहा, छोटी-छोटी बातों पे भी घेरता रहा, विधानसभा में हंगामा करता रहा, तो वो भाजपा थी। पिछले 5 साल की बात करें तो कांग्रेस कहाँ थी? केजरीवाल का एक वोट बैंक है। मैं मानता हूँ एंटी इनकम्बेंसी है केजरीवाल को। इस बार केजरीवाल की सीटें कम होगी। जी। लेकिन एकदम केजरीवाल सत्ता से बाहर होंगे, ये तो कम से कम अभी मुझे दिखाई नहीं देता। जो हथकंडे बीजेपी अपनाती है, उससे बड़े हथकंडे केजरीवाल अपनाते हैं। मैंने कहा ना वो एकलव्य है नरेंद्र मोदी जी के। तो वो 5 बजे बाद वाली वोटिंग पे ज़रूर नज़र रखेंगे, हंगामा तो होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस हाई इंडिया। जैसे कि दिल्ली चुनाव पूरे हो चुके हैं एक तरह से कहा जाए तो, और कल शाम ही 3 फरवरी की शाम को प्रचार प्रसार रुक गया। और आज हम बात कर रहे हैं जब 4 तारीख है और 5 तारीख को मतदान होना है। लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली की कुर्सी इस बार किसके हाथ में जाने वाली है, क्योंकि जैसे कि सभी जानते हैं कि इस बार दिल्ली चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला था। एक तरफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन जो टक्कर अगर नजर आ रही थी तो वो सीधी सीधी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर देखने को मिली। और वही कांग्रेस भी इसमें कहीं पीछे नहीं दिखी, क्योंकि कांग्रेस भी अपने दम पे पुरजोर तरीके से उसने चुनावी मैदान में जो है उतर के लड़ाई लड़ी है। लेकिन देखना होगा अब 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे, और 5 तारीख को कल सभी की किस्मत, चाहे वो आप हो, कांग्रेस हो और बीजेपी हो, उनकी किस्मत कल मशीनों में कैद हो जाएगी। तो दिल्ली चुनाव पे आज हम सीधा बात कर लेते हैं और जोड़ते हैं अपने साथ आज अशोक वानखेड़े जी को, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। प्रणाम। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दिल्ली चुनाव में जिस तरह से लड़ाई तीनों पार्टियों ने अपनी अपने तरीके से लड़ी, क्योंकि शीश महल से लेके राजमहल तक लड़ाई आई, झुग्गी बस्तियों पे राजनीतिक इस चुनाव में हमें देखने को मिला पूरी तरीके से जो है झुग्गी बस्तियों पे भी लड़ाई हुई। कई ऐसे मुद्दे हैं, चूंकि मैं भी खुद फील्ड में उतरी तो सबसे बड़ा मुद्दा अ, पानी, बिजली, फ्री बसेस और जो फ्री की रेवड़ी तीनों पार्टियों ने दी, इन सबको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए कोमल जी, जब अन्ना का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन से जब केजरीवाल के पार्टी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी, तब केजरीवाल जी पहले थे जिन्होंने, हालाँकि उत्तर भारत में मैं कह सकता हूँ, दक्षिण भारत में तो फ्री का माल वैसे भी बहुत बँट रहा था। तमिलनाडु से ज़्यादा कोई अभी आज भी नहीं बाँट रहा है। तमिलनाडु में तो बच्चा पेट में रहता है, माँ के तब से मिलना शुरू हो जाता है, तो वो बुढ़ापे पे जाके जब अंतिम संस्कार होता है, उसमें भी पैसा मिलता है उसको। तो लेकिन जब उन्होंने एक केजरीवाल ने एक लाइन जी। ली कि जब सांसदों को और विधायकों को फ्री का मिलता है, तो आम आदमी को क्यों नहीं? और फिर बिजली और पानी का दिया, तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पानी पी-पी के कोसते थे कि फ्रीबीज़ दे रहे हैं, फ्रीबीज़ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आज सभी लोग केजरीवाल जी के लाइन पे आ गए। आज केजरीवाल जी कोई 1000 कोई दे रहा है, तो कोई 2000 की बात कर रहा है, ₹1500 की बात कर रहा है, 3000 की बात कर रहा है। सवाल ये है, जी। कि ये पैसा आएगा कहाँ से? कोई अपने पॉकेट से तो लाता नहीं। जनता को, वोटर को ये समझ लेना चाहिए कि जो पैसा आपको मिल रहा है या कोई सब्सिडी आपको मिल रही है, ये आप ही के ऊपर टैक्स का बोझ है। आप ही को, जो हम कहते हैं कि महँगाई बढ़ रही है, क्यों नहीं महँगाई बढ़ेगी? जब इधर से फ्री का चाहिएँगे तो उधर से उस पॉकेट से पैसा निकाला जाएगा। कुल मिलाकर बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार दिल्ली का बड़ा अजीब, मैं दिल्ली का थोड़ा-सा, मैं तुम्हें यदि संरचना बताऊँ, तो बड़ी अजीब है दिल्ली की। दिल्ली वैसा देखा जाए तो 7 मार्च 1952 को अ, 48 मेंबर की एक मतलब एक एडवाइजरी रोल में चीफ कमिश्नर को रिपोर्ट करने वाली एक कमिटी बनी। पहली बार अ, एक मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला था, ब्रह्म प्रकाश, 1952 में। और वो ब्रह्म प्रकाश जी के थे तब 48 मेंबर ही थे, लेकिन वो एडवाइजरी रोल में थे। जैसे
उनके पास कुछ ज्यादा ये नहीं थी, और कमिश्नर हुआ करते थे, एलजी नहीं था। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड जब हुआ कमीशन 1953 में, तो 56 में हमारे यहाँ ये यूनियन टेरिटरी बनी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे भाग्य विधाता दिल्ली के। फिर 1963 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, जो 1966 में के नाम से आया है, वहाँ मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी। अब वो काउंसिल में 5 मेंबर थे, वो भी एडवाइज करते थे एलजी रोल में, उनको भी पूरा अधिकार नहीं था। और फाइनली 69th अमेंडमेंट के तहत दिल्ली को पूरी सरकार मिली। अब जब पूरी सरकार मिली दिल्ली को, तो तब भी सरकार के पास अधिकार बहुत कम थे, क्योंकि दिल्ली ऐसा एक शहर है जहां केंद्र की भी राजधानी है, और दिल्ली राज्य की राजधानी हो जाए तो कई पुलिस किसके पास रहेगी, क्योंकि देश की राजधानी है तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला बहुत मायने रखता है। सारे पूरे देश के वीवीआईपी दिल्ली में मिलेंगे, एम्बेसीज मिलेगी, इस वजह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी। ऐसे कई चीजें हुई। तो पहली बार जब सरकार आई तो बीजेपी की सरकार आई, 5 साल रही। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री हमको मिले, मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा और फिर सुषमा स्वराज। उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई, और कांग्रेस लगातार 3 टर्म कांग्रेस रही, शीला जी। इसी बीच आंदोलन हुआ, आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, और तब से आम आदमी पार्टी सत्ता में। कांग्रेस का पूरा वोट शेयर आम आदमी ने लिया, और बाय एंड लार्ज आप देखेंगे पहले चुनाव से लेकर आखिरी चुनाव तक बीजेपी का वोट परसेंटेज ज्यादा बढ़ता बिगड़ता नहीं, वो उतना ही है। जब सामने वाला बढ़ता है तो बीजेपी सत्ता में आती है, जब सामने वाला वोट बढ़ता है तो बीजेपी की सीटें बढ़ती है। कभी 23 आती है, कभी 4 आती है, कभी 3 आती है। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, इस बार केजरीवाल जी के 10 साल है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। उसके बाद उनके ऊपर शराब घोटाला का आरोप है। जब देखिए, परसेप्शन, आरोप घोटाला किया कि नहीं किया बात अलग, लेकिन हवा तो बहुत बही है। उसके बाद उनके शीश महल की बात हुई है। अब केजरीवाल जी ने जितना पैसा खर्चा किया, उससे ज्यादा पैसा तो प्रधानमंत्री के आवास पे खर्चा होता है। लेकिन फिर प्रचार कैसा होता है, और प्रचार तंत्र में दोनों माहिर है। केजरीवाल जी की पार्टी भी माहिर है और बीजेपी भी माहिर है। तो ये दोनों बड़े लोगों का क्लैश है, ये मैं मानता हूँ। और केजरीवाल जी को तो मैं नरेंद्र मोदी का एकलव्य मानता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को यदि कोई राजनीति में भारी पड़ता है तो केजरीवाल है। बिल्कुल, कांग्रेस, बिल्कुल। आपने कहा तिकोनी है मुकाबला, लेकिन कांग्रेस में 5 साल होता क्या है कोमल जी, आप भी लगातार फील्ड में काम करती है, और आप तो फील्ड में काम करने के लिए जानी जाती है। आपने देखा होगा 5 साल कांग्रेस कहाँ थी। मैं हमेशा कहता हूँ, बीजेपी में 10 दुर्गुण हो सकते हैं, बीजेपी की फिलॉसफी से हम वाकिफ नहीं होती, हम उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन बीजेपी में एक अच्छा गुण है, विरोधी पक्ष कैसा होना चाहिए, विपक्ष कैसा होना चाहिए, ये कोई भी बीजेपी से सीखे। केजरीवाल के 10 साल में यदि लगातार रास्ते पे कोई प्रदर्शन करता रहा, केजरीवाल को लगातार घेरता रहा, छोटी छोटी बातों पे भी घेरता रहा, विधानसभा में हंगामा करता रहा, तो वो भाजपा थी। पिछले 5 साल की बात करें तो कांग्रेस कहां थी। अनिल तिवारी को छोड़ा, अनिल चौधरी, माफ कीजिएगा, अनिल चौधरी को छोड़ दिया, तो अभी वर्तमान में कौन अध्यक्ष है इसका पता भी नहीं किसी को। क्योंकि अनिल चौधरी भी इसलिए याद है क्योंकि कोविड पीरियड में उन्होंने बहुत काम किया, बाकी लोगों को तो कोई जानता भी नहीं। कांग्रेस के आप देख लीजिए, संदीप दीक्षित मेरे बहुत अच्छे मित्र है, बड़े भाई जैसे। लेकिन बताइए, क्या संदीप दीक्षित कहाँ थे 5 साल। अलका लांबा जीवन में पहली बार चुनाव जीती, विधायक का, वो भी आम आदमी पार्टी से। कांग्रेस से 2 बार चुनाव लड़ी, 2 बार हारी। अब उनको चुनाव हारने पे कांग्रेस ने उनको राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बना दिया। अब वो चुनाव लड़ रही है, पूरे देश से, राज्यों, हर हर राज्य की महिलाओं को बुलाया। अरे दिल्ली में लोग क्या करेंगे बाहर के आके। प्रचार में ज्यादा लोग आने से चुनाव नहीं जीता जाता है, आप रोज लोगों के साथ खड़े थे क्या, ये देखा जाता है। दिल्ली तो एक छोटा शहर है, मतलब राज्य के हिसाब, बाकी राज्यों के हिसाब से दिल्ली राज्य बहुत छोटा है, छोटा राज्य है, छोटी विधानसभा है। यहाँ सर पूरा राज्य, आप पूरा राज्य मोटरसाइकिल पे घूम सकते हो, दिल्ली राज्य। तो ऐसे में यदि आप चुनाव के समय ही एक्टिव हो जाए तो लोग भी समझते हैं। केजरीवाल का एक वोट बैंक है, मैं मानता हूं एंटी इनकम्बेंसी है केजरीवाल को, इस बार केजरीवाल की सीटें कम होगी, लेकिन एकदम केजरीवाल सत्ता से बाहर होंगे, ये तो कम से कम अभी मुझे दिखाई नहीं देता। लेकिन जी, महाराष्ट्र और हरियाणा की विधानसभा चुनाव के बाद हमारे जैसे जितने भी विश्लेषक है, 2 टाइप का विश्लेषण करते हैं।
जनता के बीच में घूम के जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि केजरीवाल सत्ता में आ सकते हैं, 40 से 45 सीटों के बीच में उनकी सीटें आ सकती है, प्लस माइनस 5 पकड़ लीजिए आप, और बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है, ये बात मानता हूं मैं। कांग्रेस को 1-2 सीटें मिल सकती है, खासकर मुस्लिम बहुल एरिया में, या बहुत ज्यादा मुस्लिम तबका कांग्रेस के लिए फेवरेबल है। राहुल गांधी का प्रचार में उतरने के बाद थोड़ा इम्पैक्ट तो पड़ा। इसके पहले जैसे जैसे गांधी परिवार जब आता है प्रचार में तो इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन फिर जो लोग आती है भीड़ उसको बूथ तक ले जाने में, ये तो हो गया एक विश्लेषण। दूसरा विश्लेषण है कि 5 बजे बाद कितना वोटिंग बढ़ता है। यदि 5 बजे बाद 7 से 10% के बीच में वोटिंग बढ़ा तो फिर बीजेपी 65 सीटों पर चुनाव जीत सकती है 70 में से। यही खेल महाराष्ट्र में हुआ, यही खेल हरियाणा में हुआ। 5 बजे बाद इतना परसेंटेज कैसा बढ़ता है, इसके डाटा के बारे में चुनाव आयोग चुप है। चुनाव आयोग को ये पूछा गया कि कितनी पर्चियां बटी है, ये तो बताइए आप। 5 बजे बाद जो वोटर गेट बंद हो जाते हैं और उसके बाद वोटरों को पर्ची दी जाती है, वो पर्ची डायरी में नोट होती है, ये मैंडेटरी है। लेकिन चुनाव आयोग ने जब पूछा गया तो कहा मेरे पास कोई डेटा नहीं है। हरियाणा में पूछा गया तो बोलना डेटा डिलीट हो गया है। ऐसे में फिर यदि ऐसा ही चुनाव होना है तो फिर बीजेपी 65 पे भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं। तो सर आपसे यहीं पे एक सवाल है मेरा कि आपने चूंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव का भी जिक्र किया, तो आपको क्या इसी तरह की स्थिति दिल्ली में भी होती हुई नजर आती है? क्योंकि अब ये पैटर्न दोहरा, क्योंकि दिल्ली का चुनाव वो मेरे को हरियाणा और महाराष्ट्र से थोड़ा अलग लगा, वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में जब हम जमीन पे उतरे, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की तो वहां पे लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में हमें बिल्कुल इससे अलग हटके चुनाव दिखा, क्योंकि हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस की लहर दिखी, महाराष्ट्र में कटोगे बटोगे जैसे नारे आ गए, हरियाणा में आ गए थे वो नारे, लेकिन दिल्ली देखिए में ऐसा एक भी कोई नारा नहीं महारा दिखा। और नहीं नहीं नहीं, दिल्ली में है ना, दिल्ली में देखिए, दिल्ली में कटोगे बटो की तो बात हो रही है। दिल्ली में तो उन्होंने, दिल्ली में तो भाई लगातार जो तुम्हारे योगी आदित्यनाथ आके क्या बोल के गए, यही हिंदू मुसलमान ही करके गए हो। जी प्रधानमंत्री बार बार इनको आपादा सरकार कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब आपादा बोलते हैं तो मुझे भयानक हंसी आती है। जो भी पढ़ा लिखा आदमी हंसेगा। दिल्ली चला कौन रहा है? दिल्ली केंद्र चला रहा है। क्या केजरीवाल सरकार की मुख्यमंत्री आतिशी अपने लिए घर भी अलॉट करवा सकती है? नहीं करवा सकती। ऐसी कमजोर सरकार जो होगी वो क्या करेगी? उनके पास शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और क्या है उनके पास? दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? दिल्ली में खून बढ़ रहे हैं, दिल्ली में चेन स्नैचिंग बढ़ रही है, दिल्ली में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र के पास है। दिल्ली सरकार कुछ भी करना चाहती, जब तक एलजी ओके नहीं करता तब तो कुछ नहीं हो सकता। ये हम पिछले 10 साल से झगड़ा देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, जब आम आदमी पार्टी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी ना कि भाई इलेक्टेड सरकार है, कम से कम अधिकारियों का ट्रांसफर करने का अधिकार उनको होना चाहिए, क्योंकि उनकी जवाबदेही है जनता के प्रति। उसके बाद क्या किया? केंद्र सरकार ने एक नया कानून लाके सारे अधिकार एलजी को दिए। जब सारे अधिकारी एलजी के पास है तो दिल्ली में जो भी कुकर्म हो रहे होंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एलजी की है। एलजी किसकी है? केंद्र सरकार के है। तो जब आप कुकर्मों का पाला पड़ते हैं दिल्ली में तो वो तो एलजी का है। शराब घोटाला जो हुआ आप लाइए सामने। इन लोगों को जब जमानत दी गई, सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, या फिर उसके लिए केजरीवाल हो, जी जमानत देते हुए जज ने क्या कहा? आप किसी के एफिडेविट पे किसी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? कल आपने एक एफिडेविट दे दिया कि अशोक वानखेड़े ने मेरे से 2000 करोड़ रुपए ले लिए और मेरे अरेस्ट हो गया। पहले आप उसको रिश्वत देने वालों को पकड़िए, उसने रिश्वत क्यों दी? दूसरी बात, रिश्वत दी तो कहां है वो पैसा? आप कहते पैसा खर्चा हो गया, हमें मालूम नहीं कहां खर्चा हुआ। फिर ये तो हवा में लगाए हुए आरोप है, इसलिए जमानत ही हुई है। ईडी ने जितने लोगों को अरेस्ट किया, पॉलिटिशियंस को, सब छूटे हैं। क्यों छूटे? उसका कारण है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री 13 महीने जेल में रहे। छूटते समय कोर्ट ने कहा कि आपने 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टिगेशन किया, 1 करोड़ 80 लाख रुपए का तो चार्जशीट फाइल की। कौन सा पैसा है इनके पास 100 करोड़ का? संजय राउत को जब अरेस्ट किया तब कोर्ट ने यह कहा कि भाई जिस घोटाले में संजय राउत को अरेस्ट किया उससे तो कोई इनका लेना देना नहीं है, जिसका लेना है वो बाहर घूम रहा है। जब झारखंड के मुख्यमंत्री को जब अरेस्ट किया
तब क्या कहा कोर्ट ने, जिस 8.5 एकड़ की बात करते हो 8.5 एकड़ से इस आदमी का क्या संबंध है, कोर्ट पूरी नहीं कर पा रहा है यूडी। सिर्फ किसी ने कहा कि साहब ये 8.5 एकड़ में इन्होंने ले लिया हमसे, और उसने ले ली बोला और आपने इनको अरेस्ट कर लिया। तो कोर्ट लोग भी जानते हैं। अब आप कल गृह मंत्री, मुझे हंसी आ रही थी, गृह मंत्री कह रहे थे कि जो जेल में गए घोटाले में वो चुनाव लड़ रहे। अरे भाई वो जेल में गए तो जेल तो आप भी गए थे, तड़ीपार आप भी थे, तो आप देश के गृह मंत्री बने हैं। अभी जुर्म साबित क्या हुआ, कैबिनेट में 33% ऐसे लोग थे पिछले कैबिनेट में जिनके ऊपर मुकदमे थे। आज भी कई सांसद हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं और गंभीर मुकदमे हैं। अब प्रॉब्लम है जब तक वो मुकदमे में सजा नहीं होती तब तक ये एक्शन नहीं लेती। तो अभी केजरीवाल के ऊपर मुकदमा ही तो है, सजा कहां हुई? केजरीवाल आरोपी थे, आरोप कहां सिद्ध हुए? और आरोप सिर्फ आपने एफिडेविट पे लगाए, बाकी चीजें कहां है? ऐसे कई चीजें हैं, तो लोग ये समझते इस बात को। दूसरी बात है कि जब तक केजरीवाल सरकार को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक सरकार परफॉर्म नहीं कर पाएगी। आप किसी भी अच्छे बॉलर के हाथ पैर बांध के बोलोगे उसको बॉलिंग करो, कैसा करेगा? उसके तो हाथ खोलने पड़ेंगे ना आपको। तो ये कई सवाल है ऐसे घेरे में। लेकिन दिल्ली नाक बनी हुई है, ये बड़ा लगातार 2013 से प्रयास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, पूरे देश पे राज कर रहे हैं, सिर्फ दिल्ली उनके हाथ में नहीं आ रही है। तो वो दिल्ली पे लगे हुए हैं। तो इसलिए मैंने कहा दो टाइप का विश्लेषण, यदि फेयर इलेक्शन हुए तो केजरीवाल 40-45 सीट लेके सत्ता में आ सकता है, बीजेपी की टैली बढ़ेगी। इस बार विधानसभा टफ रहेगी केजरीवाल जी को। बिल्कुल और दूसरी आम बात, आदमी पार्टी की सीटें इस बार कम हो सकती है सर। कम होगी, बिल्कुल होगी। कांग्रेस को 1-2 सीटें मिल गई तो मिल गई, वो भी मुस्लिम बहुल एरिया में। बाकी जी मुझे कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है। लेकिन जीरो का कम से कम वो स्कोर जो लगातार आ रहा है वो तो टूटेगा, तो कम से कम कुछ तो एक सहानुभूति, कंसोलेशन प्राइज जिसको बोलते हैं वो है। और जी यदि 5 बजे बाद वोटिंग बढ़ा जैसा बाकी राज्यों में बढ़ा तो फिर बीजेपी 65 सीटों के साथ आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी राज्यों में जो कांग्रेस है खासकर जहां लड़ी, या महाराष्ट्र में जो इंडिया लड़ी, वो बहुत इस मामले में कमजोर थी। केजरीवाल इस मामले में बहुत तेज है। मुझे लगता है कि हर बूथ पे उनके लोग 5 बजे बाद हंगामा मचा देंगे यदि वोटिंग ज्यादा हो गया। तो ये तो फॉर्म सी भी बड़ा मायना रखेगा इस बार। फॉर्म 17 सी जो है वो पहले ही साइन नहीं होंगे। बहुत सारी चीजें हैं। केजरीवाल हर लाइन पे टफ तो दे रहे हैं, लेकिन अभी वो खुराना जी का एक वीडियो लीक हुआ है, ऑडियो हम्म वीडियो लीक जो हुआ है वो बड़ा मजेशीर है। वो उसमें कह रहे हैं कि मुझे पार्टी, मैं कह रहा था झोपड़पट्टी में बांटने के लिए मुझे 2.5 करोड़ चाहिए, बताइए मुझे 75 लाख रुपए दे रहे हैं, मैं क्या करूंगा 75 लाख का? इसका मतलब जी बीजेपी भी पैसा बांटती है। उसके बाद उन्होंने 3-4 बड़े नेताओं के बीजेपी को नाम लेके, हमने सभी ने खुलेआम देखा कि किस तरह से चाहे वो पैसा हो चाहे कंबल शॉल, बीजेपी के अरे खुद बड़े नेता ने ये चीज बांटी नई दिल्ली में। नहीं नहीं नहीं, वो तो सब बांट ही रहा है। देखिए पैसा एक चीज है, जो पैसा महाराष्ट्र के चुनाव में शरद पवार जी ने मुझे एक बात कही थी। उन्होंने जी मुझे कहा था कि देखो अशोक जी, हम सब फ्रंट पे बीसा साबित हो रहे हैं, पैसे में हम मार खा रहे हैं, पैसा बहुत आएगा। तो मैंने कहा था इतना पैसा नहीं आ सकता साहब। लेकिन जब मैंने 10,000 रुपए पर वोट, किसी ने मुझे कहा, मैंने कहा मजाक कर रहे हो क्या, 10,000 रुपए के मायने क्या होते हैं? तो उस लड़के ने अपने घर जाके पॉलिथीन में लगा हुआ एक बंडल लाया, बोला सर मेरे घर में 5 वोट है, ये 50,000 रुपए कल ही मिले मुझे। तब मेरे होश पख्ता हो गए। तब मैंने पहली बार ये ब्रेक किया था खबर महाराष्ट्र के इलेक्शन में कि 10,000 पर वोट चल रहा है। और ये पैसा कहाँ से आया? तब पता पड़ा 20-40 का एक कंटेनर गुजरात से आया, जिसमें 3,400 करोड़ रुपए, मतलब ये हवाला वाले और बाकी जो सोर्सेस है वो बता रहे थे। तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब बंटने के लिए पैसा हजारों करोड़ आता है तो ये लोग सत्ता में आके वो पैसा वसूलेंगे कैसे? इसी से तो भ्रष्टाचार शुरू होता है ना। केजरीवाल कहाँ से पैसा लाएंगे? केजरीवाल तो पहले बता रहे थे, अपने वेबसाइट पे देते थे किसने कितना डोनेशन दिया, उन्हें वो भी बंद कर दिया अभी। पैसा तो भयानक बिल्कुल बट रहा है। जी। तो सर जिस तरह से हरियाणा में हमने देखा कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा तो वो आम आदमी पार्टी की वजह से, और दिल्ली में भी अगर आम आदमी पार्टी को नुकसान होता है तो उसका सीधा सीधा कारण कांग्रेस ही उसकी वजह होगी, और इसी की वजह जा- से बीजेपी को भी नहीं नहीं, बड़ा फायदा दिखा। हरियाणा में भी ज्यादा नहीं। देखिए हरियाणा में कुछ 8-10 जगह पे मशीनों का खेल हुआ, और हम्म 8-10 सीटें जो है वो बीजेपी कांग्रेस ने खुद बेच दी।
एक महिला को टिकट दी गई जिसको 8,000 वोट मिले, और सिटिंग विधायक की टिकट काट दी, जो 58,000 ले गई। जी, अंबाला कैंट में जिस नेता ने टिकट मांगी, उनका डिपॉजिट जब्त हो गया अपने आदमी के लिए, और जो जिताऊ उम्मीदवार थी या था, उसने 50,000 वोट लिए। हुँ, तो टिकट कांग्रेस ने भी, कांग्रेस को क्या लगता है, जब उनके पास, जैसा आपने कहा कि लहर चल रही थी, तो लहर चल रही थी, उनको लगा घोड़े गधे भी जीत जाएंगे, इसलिए उनने बिल्कुल। 8, 10, 12 जगह पे सीटें बेची। 8, 10 जगह पे मशीनों का खेल हुआ, 10, 12 जगह पे 24 सीटें आ जाती तो कांग्रेस सत्ता में थी। जी। 35 तो उसके बाद भी कांग्रेस आई। सर, दिल्ली में कांग्रेस को फिर आप कहाँ देखते हैं? मतलब कांग्रेस कांग्रेस का अगर सीटों की कांग्रेस बात का की वोट जाए। कांग्रेस को 1 या 2 सीटें मिल जाएगी, वो भी बड़ी मुश्किल से। जी। कांग्रेस का वोट शेयर 2 से 3% बढ़ेगा, इससे ज्यादा मुझे अपेक्षा नहीं। हुँ, लोग कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता कहाँ हैं? शीला दीक्षित के बाद जाने के बाद मुझे एक कांग्रेस का नेता बता दीजिए आप। जो लवली लवली था, वो कब बीजेपी जाए, कब वापस आए, बता नहीं सकते। उसके लिए तो टूरिज्म हो गया। कभी मूड आया तो बीजेपी चले गए, कभी आए तो वापस हो गए, कभी आए तो चुनाव लड़ा, कभी आए तो चुनाव विड्रॉ हो गया। माकन जी। साहब क्या है? माकन साहब एक 5 स्टार होटल है कैनॉट प्लेस में, वही बैठ के कॉफी पी के राजनीति करते हैं। ये सड़क का संघर्ष है, और जब तक सड़क में संघर्ष नहीं करोगे, एक चुनाव में तो लंदन भाग गए थे। तो कुल मिला चूँकि के आपने एक जमीन का नेतृत्व जब तक खड़ा नहीं होता, शीला जी के बाद कोई है ही नहीं दिल्ली में नेता। अब वर्तमान में जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, तो मैं तो नाम भी नहीं सुना उसका, कहीं एक्टिव भी नहीं दिखे। ये जो पैराट्रूपर्स आते हैं ना, गणेश परिक्रमा करके, इन्होंने कांग्रेस को डुबाया, और ये लगातार चल रहा है। कांग्रेस उसे सीखना नहीं चाहती, ये प्रॉब्लम है कांग्रेस। नहीं सर, जहाँ तक संघर्ष की बात है तो हमने दिल्ली में जो संघर्ष देखा वो आम आदमी पार्टी ने, आप देखिए, पूरी टीम खड़ी कर दी चुनाव में। आम आदमी पार्टी के बड़े-बड़े लीडर्स ज़मीन पे हमें दिखे और हर जनसभाएँ, रोड शो कितने ज़्यादा उन्होंने किया है। बीजेपी की बात करें, बीजेपी ने अपने सारे धुरंधर हर हर जगह के उन्होंने मुख्यमंत्री दिल्ली में खड़े कर दिए प्रचार-प्रसार के लिए। लेकिन कांग्रेस उस मामले में बहुत पीछे दिखी क्योंकि कांग्रेस की ना मैंने तो इतनी रैलियाँ कांग्रेस हुई मैंने कहा ना, और कोई कांग्रेस का नेता भी इतना ज़मीन पे नहीं दिखा सर। कांग्रेस में कौन है जो दिल्ली जीतना चाहता है? मुझे तो कोई नहीं मिला। वो दिल से राजनीति करनी होती, वो कोई नहीं दिखा। मैंने कहा ना, अलका लांबा जी चुनाव लड़ रही है, पूरे देश से, हर राज्य से महिला मंगाई। अब वो मध्य प्रदेश की भी लड़कियां वहां हैं, महिला कांग्रेस की महिलाएं हैं, वो क्या काम करेगी? जिस क्षेत्र में वो चुनाव लड़ रही है, उनको, लोगों को वार्ड मालूम नहीं बेचारों को। सर, दिल्ली में कई ऐसी सीटें हैं, चाहे वो केजरीवाल की हो, मनीष सिसोदिया की हो या फिर आतिशी। आपको ये सीटें कितनी ज़्यादा लगता है कि इस बार इनके लिए बहुत टफ जो है कॉम्पिटिशन रहने वाला है? क्योंकि मनीष मुझे सिसोदिया को लगता है यहाँ कि से भेज दिया। मैं आपको बताती हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट में पटपटगंज गई, उधर से मैंने रिपोर्टिंग करी तो लोग कह रहे हैं कि अवध ओझा तो पैराशूट जो है कैंडिडेट है, तो उनका तो वोट ही नहीं है इधर। तो पटपटगंज का तो ये हाल है। और वहाँ के लोग कह रहे कि मनीष सिसोदिया को जंगपुरा इसलिए भेज दिया क्योंकि उनकी जो है इस बार सीट बचानी थी। इधर सीट मुश्किल में थी और लेकिन उधर मुझे लगता दिल्ली है में। जंगपुरा में भी जी। फंस गए वो। हुँ। जंगपुरा में भी फंस गए वो, ऐसा मुझे लगता है। जी। तो प्रॉब्लम तो है, बड़ी सीटों का प्रॉब्लम है। केजरीवाल खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं मुझे नई दिल्ली में, जी। क्योंकि वहां पे यदि कांग्रेस ने थोड़ा बहुत वोट काट लिया संदीप ने, तो बीजेपी वहां एज ले जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर, कालका जी सीट कैसे देखते हैं आप उसको? कालका जी में भी मुझे, नहीं, कालका जी मुझे आम आदमी निकलता हुआ दिखाई देता है वहां पे। ये सबके लड़ाई में आम आदमी निकल जाएगा। क्योंकि रमेश बिधूड़ी बहुत ही मतलब एकदम गिरे हुए नेता, उनको देखिए अगर देखिए साफ शब्दों में बोला रमेश, जाए तो। विदुड़ी के पास दो चीजें हैं। विदुड़ी के पास एक अपने कास्ट का वोट है, और विदुड़ी के पास पैसा है। हुँ। लेकिन अब जिस हिसाब से बदतमीजी हुई है, और जिस हिसाब से विदुड़ी बदतमीजी करते हैं, ये तो जी। कालका जी के वोटर्स को देखना होगा कि उन्हें एक वैगाबॉन्ड कैरेक्टर या बदतमीज आदमी चाहिए, या कम से कम एक तमीज वाला। देखिए, नेताओं से उसके
कॉन्स्टिट्यूंसी का कैरेक्टर तय होता है, मुझे लगता है। तो ये कालका जी के लोगों को देखना है कि उनको अपना कैरेक्टर कैसे संभाल के रखना है। जी। वहीं ओखला की जो एक सीट है जहाँ पे अमानतुल्लाह खान है आम आदमी पार्टी से, तो उनका भी इस बार जो है लग रहा है कि पत्ता कटने वाला है, क्योंकि जो कांग्रेस ने जो चेहरा खड़ा किया है वो अरीबा खान है। तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं कि क्योंकि तो मैं खुद मुझे शाहीन नहीं, बाग गई थी। मुझे यही लगता है कि मुस्लिम मतदाता यदि कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए, हम्म। तो पहली जो स्थिति हुई पहली चुनाव में आम आदमी पार्टी की, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, 10 है करीब करीब मुस्लिम बहुल क्षेत्र अपने यहाँ, तो उसमें से आधे आधे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को थे। और दूसरे कांग्रेस ने चुनाव में अधिकतर रैलियां भी मुस्लिम बहुल इलाकों में ही मुस्लिम की है। बहुल एरिया में, कि मुस्लिम का बहुत जोर है उस एरिया में। लेकिन देखते जी। हैं क्या होता है, कई बार मुस्लिम ये भी मतदाता सोचते हैं कि कांग्रेस को वोट दे के सत्ता में तो नहीं आएंगे। हम्म। आम आदमी के वोट काटना मतलब बीजेपी को सत्ता में लाना, ये भी एक प्रोविजन होता है। इसलिए बिल्कुल। सत्ता में वो बने रहे, इसलिए हो सकता है कि वो। लेकिन मुझे एक बात अच्छी लगी कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। मैं हमेशा कहता हूं, जहां आप गठबंधन करते हैं वहां अपनी पार्टी खत्म कर देते हैं। जी। गठबंधन लोकसभा के लिए ठीक है, विधानसभा के लिए तो आपको गठबंधन करना ही नहीं चाहिए, ताकि पार्टी का वजूद जिंदा रहे, पार्टी का कार्यकर्ता जिंदा रहे। कम से कम वो इस बार कांग्रेस ने किया। 2-4 चुनाव में हो सकता है कांग्रेस फिर वापस सत्ता में आ जाए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। जी। बिल्कुल सर। तो देखना होगा अब तो सीधा-सीधा कि 8 फरवरी को क्या नतीजे आते हैं और जनता किसको इस बार जो है, किसकी झोली में जनता का आशीर्वाद जाता है। और अगर बहुत फेयर इलेक्शंस होते तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर बीजेपी, क्योंकि चुनाव आयोग तो हमेशा बीजेपी के ही साथ नज़र आता है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन देखना होगा कि इस बार दिल्ली का चुनाव कितना फेयर रहता है। क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद उम्मीद वो शायद कम हो गई थी, क्योंकि लग रहा था कि इस बार बीजेपी नहीं, दिल्ली जो है बीजेपी के हाथ में जाएगा। मुझे सिर्फ उम्मीद इस बात की है कि जो हथकंडे बीजेपी अपनाती है, उससे बड़े हथकंडे केजरीवाल अपनाते हैं। मैंने कहा ना, वो एकलव्य है नरेंद्र मोदी जी के। तो वो 5 बजे बाद वाले वोटिंग पे जरूर नजर रखेंगे, हंगामा तो होगा। जी। नहीं, एक वो इस चीज़ तो बार है की, सर, अगर अगर मोदी जी को अगर कोई टक्कर दे सकता है बीजेपी को, तो वो केजरीवाल है और वो इसमें कोई केजरीवाल शक भी ही है नहीं है। और कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली चुनाव में जिस तरह से केजरीवाल ने मुँह तोड़ जवाब दिया, चाहे वो पोस्टर वॉर हो या फिर जो जिस तरह की वीडियोज़ कॉमेडी, मतलब हँसी आती है उन वीडियोज़ को हाँ देख के। सर, हाँ हाँ, बीजेपी घर से जी, मतलब केजरीवाल है टक्कर के पूरा मुकाबले में मोदी जी की, अगर कहा बिल्कुल जाए तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के धन्यवाद, लिए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।